Hi everyone. In the last video we have discussed about the गांधीयन प्रिंसिपल। जो लास्ट वीडियो हम लोग ने डिस्कस किया था वो था आपका गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में कि आखिर गांधी जी का बिलीविंग क्या था, किस तरह से उनके प्रिंसिपल्स को एक तरह से लागू किया जाए, क्या क्या था वो नहीं था, वो सारा का सारा पॉइंट हम लोग ने डिस्कस किया था। आज जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द जनरल प्रिंसिपल्स। ये आपका एक तरह से माना गया किसको, जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में कि आखिर ये क्या था नहीं था, जनरल प्रिंसिपल्स क्या होना चाहिए। जनरल प्रिंसिपल का मतलब कि सबों के लिए एक तरह से क्या क्या वो रूल्स या रेगुलेशन जो भी है वो चीज होना चाहिए। तो कहते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कंटेन द सर्टेन प्रिंसिपल ऑन, खास करके अगर हम लोग बात करते हैं ना तो जस्टिस, किसके बात में, तो जस्टिस के लिए कहिए, चाहे लॉ के लिए कहिए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेन पॉलिसी, इन्वायरमेंट, मॉन्यूमेंट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस एटसेट्रा। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो खास करके बनाए गए थे इसमें कंटेंट थे ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स वगैरह जो आपका जस्टिस से लेकर के लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेन पॉलिसी, इन्वायरमेंट और मॉन्यूमेंट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस लेकर के एक तरह से ये प्रिंसिपल सारा का सारा चीज बनाया गया था। नाउ सम ऑफ द प्रिंसिपल्स आर आल्सो लिस्टेड हियर। यहां पर में और बहुत सारे प्रिंसिपल्स वगैरह थे जो जनरल प्रिंसिपल्स के अंदर में आते हैं, वो भी यहां पर में हमने लिस्टेड किया है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग का दिया है कि प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द जस्टिस एंड द फ्री एड। हर व्यक्ति को प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब हर एक पर्सन को जो खास करके रहने वाले यहां पर में इनको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए जस्टिस के लिए भी और फ्री एड के लिए भी। सेकंड पॉइंट आपको दिया गया है सेपरेट जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। कहते हैं कि जुडिशियरी को आप अलग कर दीजिए, किससे, तो एग्जीक्यूटिव से। इनको सेपरेट करने का मतलब था अलग कर देना। अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर पॉइंट में, ये आपका सेकंड नंबर का था। ओके, थर्ड नंबर देखिए प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड द सिक्योरिटी। अपनी जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी है ना इसको एक तरह से और बढ़ाने के लिए। अब ये इंटरनेशनल पीस का अर्थ क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि आए दिन हमारे कंट्री के ऊपर में चाइना हो चाहे पाकिस्तान वगैरह हो ना, ये लोग क्या करते हैं अक्सर हमला वगैरह करते रहते हैं, चाहे आतंकवादी के थ्रू हो चाहे ऐसे ऐसे और बहुत सारे मतलब टेक्निक वगैरह सब होते हैं, उनके द्वारा वो क्या करते हैं तो हमारे यहाँ पर में जो शांति वगैरह है ना उसको भंग करना चाहते हैं। तो इसीलिए इसमें आपको दिया गया कि जो हमारे लिए इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी होगी ना उसका जो है वो एक तरह से प्रोमोट करना चाहिए। थर्ड नंबर पॉइंट ये हमारा था। अब हम लोग आते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट में कि प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट एंड द सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कहते हैं कि हमें प्रोटेक्ट करना है और इंप्रूव भी करना है, किस चीज को, तो अपने इन्वायरमेंट को। अब इन्वायरमेंट को लेकर के अगर हम लोग चले तो आए दिन देखते हैं कि वातावरण में लगभग एयर का पॉल्यूशन होना, स्मोक का बढ़ना, ये सारा का सारा प्रॉब्लम वगैरह सब आते रहता है। फिर बहुत सारे ऐसे गाड़ी वगैरह होते हैं ना जिसके कारण क्या होता है कि वो एक तरह से स्मोक का निकलना, ये होता क्या कि इससे जो आपका जो इन्वायरमेंट है ना वो एक तरह से क्या होते जाता है तो पूरा का पूरा पॉल्यूशन उसमें बढ़ते जाते हैं। इसके बाद इतना ही नहीं, आजकल हम लोग देखें कि अदर से जैसे दिल्ली की ही बहुत मतलब दिनों से एक न्यूज दे रहा है कि आपका वहां का जो एयर जो है ना वो प्यूरिफाइड एयर जो होता है उसकी मात्रा कम होते जा रही है और दिन से दिन वहां पर में आपका एयर का जो है वो मात्रा एकदम पॉल्यूट होते चला जाता है जो एयर वो लोग वहां पर में लेते हैं। तो इन्वायरमेंट में होता क्या इसके पीछे कि दिल्ली के जो अगल बगल में जितने सारे राज्य है वगैरह स्टेट वगैरह ना वहां पर में बहुत सारा ऐसा चीज जैसे कि फार्मर्स वगैरह क्या करते हैं खेती करते हैं, उसका जो मतलब पैडी का जो एक तरह से प्लांट होता है उन लोगों को जला दिया जाता है जिससे क्या होता है इन्वायरमेंट में वो स्मोक वगैरह मिलता है और वही स्मोक क्या होता है हवा के द्वारा जो है ना वो ऐसे ऐसे एरिया में पहुंच जाता है जहां का क्या है एक तरह से पूरा का पूरा एयर जो है ना वो पॉल्यूट करते चला जाता है। तो इस चीज को हमें प्रोटेक्ट भी करना है, बचाना भी और इंप्रूव भी करना है, मतलब कि इसमें सुधार भी लाना है कि किस तरह से हम इन सारी चीजों को बचा सकते हैं। नो सेफगार्ड फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट को भी आपको बचाना है, कैसे बचाना है हमें ये चीज भी ध्यान रखना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आए दिन फॉरेस्ट में जितने भी सारे जंगल वगैरह है ना उनको धीरे धीरे काटा जा रहा है, जितने भी सारे पेड़ वगैरह है उन सबको काटा जा रहा है और काट करके क्या करते हैं ना वो लोग एकदम से पूरा का पूरा ना क्लीन जगह बना करके और या तो वहां पर कल कारखाने वगैरह बैठ रहे हैं या फिर घर वगैरह बन रहे हैं। तो यहां से होता है कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले जितने सारे जीव जंतु होते हैं ना जंगल में वो लोग क्या करते हैं तो अपना एक तरह से घर द्वार जो है वो छोड़ करके अब शहर की तरफ आते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास तो कोई जगह है नहीं। तो
तो ये सब सारा का सारा चीज सेफ गार्ड करना फॉरेस्ट को, इससे भी हमें बचाना है जिससे कि फॉरेस्ट ना कटे। और ज्यादा से ज्यादा जितना पेड़ वगैरह हम लोग लगाएंगे ना, तो हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे कंट्री के लिए क्या होगा, एक तरह से वो और प्रोटेक्ट ही होगा, क्योंकि वहां से हमें ऑक्सीजन वगैरह बहुत सारा सब मिल सकता है। और जो भी हमारा वाइल्ड लाइफ है, जितनी जानवर वगैरह है ना, जंगली जानवर वगैरह, इनको भी बचाना हमारा एक तरह से, प्रोटेक्ट करना हमारा एक मतलब एक तरह से अधिकार हो जाता है। क्योंकि अगर वाइल्ड लाइफ नहीं रहेगी तो फिर क्या है कि एक तरह से हम लोग जानते हैं कि जो फूड चेन वगैरह, फूड वेब वगैरह है ना, इसमें भी एक तरह से आफत आ सकती है। तो ये सारा का सारा चीज हमको प्रोटेक्ट और इन्वायरमेंट को भी ये इंप्रूव करना है, ये सब सारा का सारा चीज लेके चलना है। अब आते हैं हम लोग प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। कहते हैं कि जो हमारे नेशनल से रिलेटेड है, चाहे वो कोई भी मॉन्यूमेंट्स हो, चाहे कोई प्लेसेस हो, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इन सारे चीज को हम लोग क्या करेंगे, तो एक तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे। तो मॉन्यूमेंट का अर्थ क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ओल्ड बिल्डिंग्स वगैरह, जो हमारे दादा परदादाओं के समय में बना होगा और अभी फिर वो नहीं बन सकता, हम लोग उसको बना भी नहीं सकते, और वो एक तरह से हमारे यहाँ की एक निशानी बन जाती है। तो इसलिए इन सब सारे चीजों को, जो भी मॉन्यूमेंट्स है, चाहे कोई भी जगह वगैरह है, जो भी प्लेसेस हो, चाहे जहां पर आप आकर के बस पकड़ते हो, चाहे बैठते हो, चाहे उठते हो, दौड़ते हो, जो भी है, वो सारी जगह के को जो है ना, जो रिलेटेड हमारे नेशनल इंपॉर्टेंसी है, इसको भी हमें बचाना बहुत जरूरी होगा। तो ये सारा का सारा पॉइंट्स हम लोग का जो था वो जनरल प्रिंसिपल से लिया गया था, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स वगैरह भी आएंगे जिसको हम लोग और बाद में जो है ना एक एक करके डिस्कस करते चले जाएंगे। तो इतनी सारी की सारी पॉइंट्स वगैरह जो था वो हमने आपका जनरल प्रिंसिपल से लिया गया था, जिसको यहां पर हमने डिक्टेट किया। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट व्हिच वी हैव डिस्कस्ड हियर अबाउट टू बी द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज डिफरेंसेस। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ना, वो खास करके हमारे यहाँ हमारे पास में जो फंडामेंटल राइट और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। नाउ वी नो दैट वेरी वेल कि फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एम टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजंस। इनका मेन एम क्या होता है ना, कि जो भी राइट्स वगैरह होते हैं ना सिटीजंस का, उनको प्रोटेक्ट करना, एंड टू एस्टैब्लिश, और इतना ही नहीं, ये एस्टैब्लिश भी करना किस चीज के लिए, तो सोशल और खास करके अगर हम लोग देखें तो जो इकोनॉमिक्स इक्वलिटी होती है, ये चीज। तो ये सारा का सारा चीज इन दोनों का एक तरह से एम भी है, और ये लोग इस तरह से एस्टैब्लिश भी करते हैं, जो सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी होती है इन चीज को। नाउ हाउएवर सो देयर आर द फ्यू डिफरेंसेस। अब जो है ना यहाँ पर में कुछ डिफरेंसेस की बात हम लोग करते हैं बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अब एक एक करके पॉइंट हम लोग करते जा रहे हैं, ध्यान से हमें सुनना है, समझना है कि आखिर ये है क्या। सबसे पहला पॉइंट फंडामेंटल राइट के बारे में अगर हम लेते हैं तो ये कंटेंट इन पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान बनाया गया है, इस संविधान के अंदर में इनको रखा गया पार्ट 3 के अंदर में। अगर हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो इट कंटेन इन द पार्ट 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हो गए पार्ट 3 के अंदर में, और ये हो गया आपका पार्ट 4 के अंदर में। ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। सेकेंड पॉइंट aims at protecting the basic rights of the citizens। इसका मेन एम क्या है कि जो बेसिक राइट मिलना चाहिए एक सिटीजन्स को, हर सिटीजन्स को, एक को नहीं, हर एक सिटीजन्स को वो एक तरह से प्रोटेक्ट करना। तो इसमें अगर हम लोग आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, तो इनका मेन एम होता है कि एम्स एट एस्टैब्लिशिंग अ वेलफेयर स्टेट। कहते हैं कि इनका मेन एम क्या है कि एक वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिशिंग करना, मतलब उनको रखना, स्थापना करना, सही से वहां पर में काम चल सके। नाउ ये तो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 3 में, दिया कि बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट टू इंश्योर दीज राइट्स टू एवरी सिटीजन्स। ये एक तरह से ना बाइंड किया गया गवर्नमेंट के अंदर में, गवर्नमेंट के साथ में, कि ये इंश्योर करना कि ये जो राइट्स वगैरह है ना, वो हर एक सिटीजन्स को मिलना ही चाहिए। ये एक तरह से बाइंडिंग है। लेकिन वहीं पर में अगर हम लोग देखें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का 3rd नंबर, तो इसमें दिया कि गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू फॉलो। और ये जो है ना एक तरह से गाइडलाइन दिया गया किस चीज के लिए, तो गवर्नमेंट को, कि कैसे वो इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। तो यहां तक बात हो गई हम लोग का 3 नंबर पॉइंट तक का। अब जो लास्ट पॉइंट है इसमें हम लोग अगर देखें फंडामेंटल राइट में, तो दिया कि सिटीजन्स कैन मूव कोर्ट इफ हर और हिज फंडामेंटल राइट्स आर द वायलेटेड। ध्यान से सुना इस बात को, अगर कोई भी सिटीजन्स जिसका अपना
एक जो ये होता है आपका राइट होता है, जो फंडामेंटल राइट होता है, इस फंडामेंटल राइट को अगर वायलेटेड किया जाता है, नहीं माना जाता, उसका दुरुपयोग किया जाता है, तो वो सिटीजन्स कहां जा सकता है? कोर्ट तक जा सकता है, ये कोर्ट तक मूव कर सकता है। सो फंडामेंटल राइट्स आर देयरफॉर द जस्टिसिएबल। तो इसके हिसाब से अगर हम लोगों ने देखा तो क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट जो हो गया वो आपका एक तरह से जस्टिसिएबल हो गया, यानी कि उनको वहां पे न्याय मिलना ही मिलना है कोर्ट में। अब हम लोग आते हैं इसका, ये तो आपका फंडामेंटल राइट का पॉइंट नंबर 4 था। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 4 जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। इसमें दिया हुआ कि अ सिटीजन्स कैन नॉट मूव कोर्ट इफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट फॉलोड बाय द गवर्नमेंट। अगर कोई भी गवर्नमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो नहीं करती है तो वो सिटीजन्स कोर्ट तक नहीं जा सकता। लेकिन हम लोगों ने फंडामेंटल राइट में क्या पढ़ा था कि अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जाता है, उसको अगर मतलब खराब किया है तो उसको नहीं माना जाता है, तो वो पर्सन कोर्ट तक जा सकता है। लेकिन हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में क्या पढ़ा? सिटीजन्स कैन नॉट मूव द कोर्ट इफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट फॉलोड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई भी सिटीजन्स ये को अगर मान लिया सपोज यहां पर वो अगर फॉलोड नहीं किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा इसके रूल्स को, फंडामेंट ये जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी दिया उस चीज को, तो वो सिटीजन्स कभी भी कोर्ट की तरफ मूव नहीं कर सकता। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसिएबल। ये चीज भी आपको पॉइंट याद रखना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो आपका एक तरह से क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब यहां पर में आपको न्याय की उम्मीद उतना नहीं हो सकती है। तो ये सारे के सारे जो यहां पर में दिए गए ना, ये फंडामेंटल राइट्स है और फंडामेंटल राइट्स के सारे पॉइंट्स दिए गए। और ये जो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है कि इसमें फंडामेंटल राइट्स में क्या होना चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या होना चाहिए। इस तरह से ये दोनों आपका डिफरेंसेस हमने यहां पर में दिखाया, दोनों को एक एक करके समझा के बढ़िया से ये सब चीज आप लोग फॉलो करोगे, लर्न करोगे और फिर आगे जो क्वेश्चंस होगी या जो भी पॉइंट्स वगैरह होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल।